तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। नाभिक में क्या होता है? देखिए, परमाणु का नाभिक ये होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कौन नाभिक में नहीं होता? इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है। पहला वाला विकल्प नहीं होगा, दूसरा वाला विकल्प भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो अंदर हो नहीं सकता। तीसरा वाला विकल्प ये दिखाई दे रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु होता है धनावेशित, ऋणावेशित, दोनों आवेश, आवेश रहित। देखिए, धनावेशित कौन होता है? वो प्रोटॉन होता है। ऋणावेशित कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु के अंदर, तो ऐसे में वो परमाणु उदासीन हो जाते हैं। परमाणु उदासीन को कहा जाता है आवेश रहित। आप दोनों आवेश नहीं लगा सकते। कोई भी चीज होती है वो दोनों आवेश नहीं रख सकता है। दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो दोनों आवेश रखे, यानी वो धनावेश भी रखे और ऋणावेश भी रखे। हाँ, उसका एक सिरा धनावेशित, एक सिरा ऋणावेशित हो सकता है। जैसे परमाणु का नाभिक जो होता है धनावेशित और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो ऋणावेशित होता है। लेकिन एट द लास्ट पूरा अगर देखा जाए तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो ऐसे में चौथा वाला विकल्प सही है। चैडविक ने खोज की थी। अगर आपको ईंट पर नाचे याद है तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट फॉर थॉमसन ने खोजा था, प फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, ना फॉर नाचे, ना फॉर न्यूट्रॉन, च फॉर चैडविक। तो चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। तीनों की नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ई2, ट फॉर हो गया कौन? थॉमसन। ई2, ट फॉर थॉमसन हो गया। ठीक है, ये हो गई बातें। आगे बात को बढ़ाएंगे। कहा गया है परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? देखिए, परमाणु की द्रव्यमान संख्या अगर आपको अच्छे से समझना है तो बात को समझेंगे। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने भी और डाल्टन दोनों ने ही बताया था कि उसका, रदरफोर्ड ने बताया था उसका समस्त भार उसके नाभिक में ही निहित रहता है, उसमें समाहित रहता है। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल 5वें का तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होता है। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर थी तो द्रव्यमान संख्या हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, हाँ ये हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल, ये योगफल के बराबर बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मुख्यतः प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। मुख्यतः परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है और फिर परमाणु क्रमांक के बराबर है, तो अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इसलिए तीसरा वाला विकल्प ही सही होगा इसमें, इसी स्थिति में। सातवां प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए, 2 होता है, 8 होता है और फिर 8 भरा जाएगा, 2 8 10 और उसके बाद 2 भरने के बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? ये 8 वाले के साथ 9 कर देगा। और यहाँ पे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। हमारे पास परमाणु क्रमांक है 21। पहले देखेंगे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर दूसरे कोश में 8, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फिर तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 2 8 2 8 2 10 10 20 हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन वो जो बचा है वो कहाँ जाएगा? वो 2 वाले में बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पहले जो 8 जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 तक जा सकता है। इस वजह से इसमें 1 प्लस करके 9 हो गया। हालांकि अब से बाहरी कोश के बारे में पूछा जा रहा है, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा विकल्प हमारा सही हो गया।
Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो Mn का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 25। कितना होता है? 25। तो 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। पहले कोर्स में 2 भरा, दूसरे कोर्स में 8 भरा, फिर हमने 8 भर दिया, फिर हमने लास्ट में 2 भर दिया, 20 हो गया। अभी 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है और हमने कहा था कि 2 भरने के बाद, बाहरी कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चूंकि ये 18 भर सकता है तो इसमें आगे 18 तक भरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन अभी शेष बचे हुए हैं, तो यहाँ पर 8 में जोड़ देंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इसको अच्छे से लिखा जाएगा तो 2 8 13 2 मिलेगा। और ये कौन सा विकल्प सही हो रहा है? तीसरा वाला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, बेहतरीन काम। आगे चलते हैं। कैथोड किरणें बनी होती हैं। तो कैथोड किरणें बनी होती है ऋण आयनों की, नेगेटिव चार्ज की बनी होती है, इसी वजह से पॉजिटिव की ओर मुड़ जाती हैं। तो कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? ऋण आयनों की बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन के बारे में कहा जाता है कि भैया वो धनावेशित चार्ज है। अगर हाइड्रोजन में से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकाल दिया जाए, तो वो धनावेशित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो दिखाई देगा चौथा वाला विकल्प, ये एक प्रोटॉन होगा। क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में अगर हम चलें तो प्रश्न है 11 नंबर। कहा जा रहा है तत्व का मूल लक्षण है। तत्व का जो मूल लक्षण होता है वो क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक तत्व का मूल लक्षण होता है। दूसरा विकल्प सही है, परमाणु का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक या तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है। 12वां क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और उसका परमाणु भार A है, ठीक है, परमाणु भार A, परमाणु क्रमांक Z है, तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो आपको हम बता दें कि परमाणु भार जो एटॉमिक वेट होता है, वेट हम ले लें तो वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है। और प्रोटॉनों की संख्या उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर और परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक को Z कहा जा रहा है तो P की जगह हम Z रख सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, परमाणु भार हमारा A है तो A में से Z को घटा देंगे, A माइनस Z मिल जाएगा। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है सही वाला। A माइनस Z जो होता है ये अपना न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी इस खास विशेष तत्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 24 वाला तत्व सदस्य है किस आवर्त का? यहाँ पे चारों विकल्प में 4 आवर्तियां हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन चारों आवर्तों में से किस आवर्त में यह होगा, इसको जानने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, फिर तीसरे में 8 भरे जाएंगे, फिर चौथे में 2 भरे जाएंगे। 4 मतलब 10 10 20, 8 2 10, 8 2 10, 10 10 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जब बचे हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमें ये वाला तीसरे कोर्स का सहारा लेना होगा, क्योंकि जब तक ये 18 तक भर नहीं जाता तब तक आगे हम भर नहीं सकते। तो हमें ये जो 8 लिखा है उसमें 4 जोड़ना होगा, 8 4 12। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हो जाएगा वो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन भरे तो 8 4 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें 2 8 12 और 1 मिल जाता है, 12 और 2 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है आइए समझते हैं। भाई बात ये होती है कि जब ये जो है 24 नंबर वाला था तो ये क्रोमियम है Cr, और ये क्या करता है कि जब बाहरी कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच करके पहले बात तो ये 12 से 13 हो जाता है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये थोड़ा सा अपवाद है। तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बन जाएगा, कितना बन जाएगा हमारा 2 8 13 1। लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि आवर्तों की संख्या कितनी होगी। बात इतनी होती है कि जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, यहाँ पे 1 कोष 2 कोष 3 कोष 4 कोष, 4 कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए आवर्तों की संख्या अभी भी चतुर्थ आवर्त में होगी, ये चौथे आवर्त में होगा। और इससे पहले जबकि हमारे पास बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी हमारे आवर्तों की संख्या कितनी थी? वो 4 ही थी, क्योंकि 4 कोषों में तपर भी भरे थे, अपर भी भरे हैं। चूंकि ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से इसको इस डिटेल को बताना ज़रूरी था। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कहेंगे उपरोक्त तत्व का किस सदस्य है, किस वर्ग का सदस्य है। ये थोड़ा सा मतलब अलग बात होगी। पहले हमको तो आवर्तों की संख्या भी निकालनी होती है और दूसरे के यहाँ पे वर्गों की संख्या भी निकालनी है। तो वर्ग की संख्या पे सिंपल होता है कि बाहरी कोष अगर अपूर्ण होता है, बाहरी कोष केवल बाहरी कोष अपूर्ण होता है, तो वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वही हमको बता देना होता है कि उतना ये उसके क्या कहते हैं वर्ग है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 कोष यानी 13 और 1 दोनों के दोनों कोष अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, बाहरी 2 कोष अगर अपूर्ण होते हैं तो उन दोनों अपूर्ण कोषों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योगफल 13 1 14 दोनों ही 13 और 1 को जोड़ दिया जाएगा, 14 हो जाएगा और उसमें से 8 घटाने का रिवाज होता है। मतलब यही तरीका होता है, ठीक है। वर्ग संख्या निकालने का यही तरीका होता है कि बाहरी कोष अगर 2 अपूर्ण है तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योगफल करेंगे और उसमें से 8 को घटा देंगे। तो 14 में से 8 घटाने पे कितना मिल जाता है, 6। तो ये किस वर्ग का सदस्य है, छठे वर्ग का। यहाँ पे चौथा वाला विकल्प जो दिखाई दे रहा है छठे वर्ग का सदस्य है। प्रश्न है, कहा जा रहा है परमाणु क्रमांक 19 का तत्व आवर्त सारणी में रखा जाता है, मतलब कौन से आवर्त कौन से वर्ग में। तो साधारण बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले 2 रखा जाएगा, 8 रखा जाएगा। तो ये हो गया कितने तत्व, 2 और 8 तत्व हो गए भाई। उसके बाद फिर यहाँ भी कितने तत्व रखे जाने हैं अगले कोष में। पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे भरे जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद अगले कोष में बारी आती है, तो अगले कोष में जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 10 8 18 1 19 तत्वों को हमने 19 इलेक्ट्रॉनों को हमने इस तत्व के परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में निर्धारित कर दिया है, बांट दिया है। बांटने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने कोषों की आवश्यकता हो रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, तो 4। तो यहाँ पे 4 आवर्त होंगे, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प में भी 4 आवर्त दिए गए हैं। बस हमको ये जानना होगा कि ये किस वर्ग में होगा। तो भैया ये जो 8 और 1 दोनों वर्ग जो हैं वो खाली अपूर्ण है, पूरे नहीं भरे गए हैं। तो इन दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका योगफल और -8 यही होता है हमारे वर्ग की संख्या निकालने के लिए। चूँकि वो अधूरे हैं इस वजह से, अगर वो पूरे होते तो फिर बात अलग होती है। तो 8 1 9 हो रहा है, 9 में से 8 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कौन से वर्ग में जाएगा, यहाँ पे जो दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है प्रथम वर्ग में, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहे हैं कि ऐसा तत्व जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं वो कौन सा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक दिए गए। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होती हैं, एक ट्राइटियम दिया गया है, प्रोटियम दिया गया है और ड्यूटेरियम दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसमें जो देखिए पहला समस्थानिक H1 होता है, ठीक है, फिर H2 होता है, फिर H3 होता है। तो जो H1 होता है वो कौन होता है, प्रोटियम होता है, दूसरा वाला ड्यूटेरियम होता है और तीसरा वाला ट्राइटियम होता है। तो जो पहला वाला हिस्सा है प्रोटियम, जो पहला ही है समस्थानिक 1 वाला परमाणु भर वाला, उसी में आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। वेट इसका देखिए, बाकियों का वेट अलग अलग है, बढ़ता जाता है, बट परमाणु क्रमांक जो जिसका सबसे कम है वो है प्रोटियम। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। प्रोटियम में ही न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहे हैं चतुर्थ इलेक्ट्रॉन कक्ष n में IJKLMN, ठीक है, KLMN जो चौथा वाला n है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कौन निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, 2n स्क्वायर पे निर्धारित किया जाता है। अगर 4 है तो 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16 दूनी 32। 2n स्क्वायर फार्मूला होता है आपका निर्धारित करने वाला कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी कोष में हैं। पहला कोष है तो अगर यहाँ पे 1 रखा जाता है, 1 की घात 2 बराबर 1, गुणते 2 बराबर 2 ये रहेगा। ऐसे ही निर्धारित किया जाता है कि किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यही अपना बेसिक से फार्मूला है जो हर जगह यूज होता है, तो इस जगह भी यूज होगा और ये 32 आपका सही जवाब हो गया। अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 की घात 2 बराबर 4 चौक 16, 16 2 नहीं 32,
चौथा विकल्प होना सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि बाह्यतम कोष में अधिक से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बाहरी कोष में आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जा ही नहीं सकते हैं। कम से कम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर ये बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप जा नहीं सकते हैं। ये होता है आपका सही जवाब। तीसरे कोष में कितने उपकोष होते हैं? तो तीसरा तो क्या होता है भैया, पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लो कितना होती है। तो 2n² से 3 जब रखेंगे 3 त्रिक 9, ठीक है। क्या करेंगे 2n² पे जब आप 3 रखोगे 3 त्रिक 9 दूनी 18 हो रहा है। इसमें उपकोषों की संख्या निकालनी है। तो पहले उपकोष में S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, SP में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। D में क्या आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर कोई कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है तो SP D तीनों तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने उपकोष हो जाएंगे? तीसरा विकल्प अपना सही हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प 3 उपकोष होंगे, एक ही S होगा, P होगा और D होगा, क्योंकि आपको 18 पूरा करना है। तो इस प्रकार से आपका इसका प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व का विन्यास क्या होगा? परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व का विन्यास क्या होगा? तो 1s2 तो सिंपल सी बात है, सभी में रहेगा। 2s2 भी रहता है, 2s2 यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। यहाँ पे 2s2 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला विकल्प गलत है, चौथा वाला विकल्प भी गलत है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 होता है, 2p6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो अभी तक अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनो तो 6 2 8 8 2 10 हो रहा है। 11 हमको बांटना है तो हमको 3s1 तक जाना होगा। दूसरा वाला विकल्प हमको जो दिखाई दे रहा है वो सही है, तो दूसरा वाला विकल्प सही है। तो इस प्रकार से इसका काम खत्म हो गया। चौथे वाले 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे स्टार बना है, मतलब ये महत्वपूर्ण है, या फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, पर वैसे महत्वपूर्ण होना चाहिए मेरे ख्याल से। 36 परमाणु क्रमांक 36 वाले तत्व का विन्यास क्या होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो सिंपली आप क्या कीजिए, सभी में ऊपर एक घात जो लगाइए ना, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, उसी को आप गिनते चले जाइए। जहाँ पे 36 हो जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार को हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 2 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, यहाँ तक 10 हो गया, और यहाँ पे 8 8 10 18 18 10 28 28 2 30 30 6 36। पहले वाले में 36 हो पा रहा है। और दूसरे वाले में अगर आप चेक करोगे तो एक बार को हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3s4 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप सीधे सीधे मान लीजिए कि S में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। यहाँ पे 4 लिखकर ही इसने गलती कर दी है, तो ये वाला तो विकल्प बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे देखेंगे फिर से 4s4 लिखा है, तो ये गलत है। और तीसरे वाले विकल्प यहाँ जाएंगे 1s2 दिया गया है, 2s2 2p6 3s, यहाँ पे 3s2 होना चाहिए, 3s2 इसने नहीं लिखा है, ठीक है। 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 होता है, तो यहाँ पे 3s2 नहीं लिखा है, तो इस वजह से ये गलत है, ठीक है। बाकी ये अपना पहला वाला विकल्प पूरी तरीके से सही है, वहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कि यहाँ पे इस तत्व वाले परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक याद कीजिए, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, इस तत्व के परमाणु क्रमांक को याद करना। परमाणु क्रमांक याद करना बहुत ही आसान काम होता है। ये जो घातें बनी हुई हैं, घातें ऊपर ऊपर गिनती हैं, इन्हों के गिन करके जोड़ लीजिए, काम खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर जोड़े 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 4 6 4 10, यहाँ पे हो गया अपना 10। अभी पहले हम इसको 10 से लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में जोड़ने में आसान हो। यहाँ पे 6 2 8 हो रहा है, 10 8 18 18 2 20 20 10 30, यानी कि 30 ही हो रहा है। पूरा जोड़ने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा वाला विकल्प सही हो रहा है, क्योंकि 30 से अलावा ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे सही हो गया। परमाणु क्रमांक याद करना बहुत आसान काम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत आसान हो जाएगा विकल्प देखा जाए तो। अगला वाला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी 17 ही होगी। ओके, संख्या 24 देखते हैं कि एक अवयव के परमाणु संख्या 20 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता का अर्थ होता है संयोग करने की क्षमता। बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। तो ये बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बस वही हम देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो संयोजकता ऐसे निकाली जा सकती है।
तो 2 हो गया, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरे कोष में 8 भरा जाएगा, तीसरे कोष में 8 भर दीजिए और आखिरी कोष में फिर 2 भर दीजिए। ठीक है, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता। भाई क्या होता है कि सभी जो भी अवयव होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उन सब में क्या होता है, ये एक गुण होता है कि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अष्टक पूरा करना वो चाहते होते हैं। तो यहाँ पे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो ये तत्व चाहेगा कि अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे या फिर कहीं से 6 इकट्ठा कर ले। अब 6 इकट्ठा कर पाना उसके बस का तो होता नहीं है, बट 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना इसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा, यही इसकी संयोजकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा जहाँ पे लिखा है 2। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा काम। हमने बताया था कि परमाणु भार क्या हो जाता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। और यहाँ पे आप जैसा कि जान रहे हैं कि आपको जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। एटॉमिक वेट यहाँ पे 39 दिया गया है, तो यहाँ पे ये 39 हो गया और उसमें से आकर ये परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दिया जाएगा, 19 को घटा दिया जाएगा, तो कितना मिलेगा, तब मिल जाएगा 20। कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, यहाँ पे दूसरा विकल्प सही हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मिल गया 20। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। एक तत्व का परमाणु भार 39 दिया है, परमाणु क्रमांक 21 दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल सा बात, परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 21 देखिए सब में दिखाई दे रहा है, 24 दूसरे विकल्प में नहीं दिखाई दे रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसको रखते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होती है, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटाने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर विकल्पों से ये चेक करना चाहते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का गणना करके हम यहाँ पे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, बीच में न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो आगे पीछे 21 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों विकल्पों में 21 नहीं दिखाई दे रही, ये तो गलत हो जाएगी। यहाँ वाला विकल्प हमने दूसरा विकल्प पहले गलत किया था, केवल चौथा विकल्प आ रहा है जिसमें किनारे किनारे 21 दिखाई दे रहा है और बीच में 24 दिखाई दे रहा है, उन न्यूट्रॉनों की संख्या है, और 45 में 21 घटाने पे आपको 24 मिल जाएगा। तो चौथा विकल्प आपका सही हो गया। अगर भले भी अगर आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना भूल गए हो, नहीं याद आ रहा हो, तो ये तरीका आपको याद ही होगा कि परमाणु क्रमांक आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में जब आप इन दोनों के बारे में इतना समझ रहे होंगे तो बड़े आसानी से आप उत्तर निकाल सकेंगे इस प्रश्न का। तो ये तो हो गया। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया कि परमाणु क्रमांक 86 के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कक्षकों की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो इसके लिए हमको करना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो वापस से तीसरी कोष में आपको 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये हो जाएगा 18। जब ये 18 हो जाता है तो फिर चौथे कोष में आगे के इलेक्ट्रॉन भरेंगे जो कि होंगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये 8 हो जाएगा। 8 भर जाते हैं, जैसे ही 8 भर जाते हैं तो अगले कोष में यानी 5वें कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब 5वें कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए तो फिर चौथे कोष में फिर से बारी आ जाएगी भरने की, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 18 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करें 36 और 2 और 2 4 हो रहा है, 36 4 40, 40 8 48 इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने भरे हैं। अभी हमारे पास 86 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो कुछ और भी भरना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ये आगे और काम भरना तभी स्टार्ट करेगा भैया जब कुछ और हो जाए। ठीक है, तो 18 भर गया। 2 भरने के बाद ये क्या करता है, ये 8 तक पहले भरेगा, मतलब ये 8 तक भर गया। 8 तक भर जाने के बाद फिर आगे 2 भरेगा। आगे 2 भर जाने के बाद ये 18 जो है वो इसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा। मैक्सिमम लेवल क्या है इसका, 32 है। 14 इलेक्ट्रॉन और जुड़ेंगे तो ये 32 तक इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा। 32 भर जाने के बाद इसका पेट पूरा भर चुका है। आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। आगे ये 8 वाले में भरेगा 10 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन तक फिर से भरेगा, 10 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे, ये 18 हो जाएगा।
18 हो जाने के बाद अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ कमी मतलब अभी बचा हुआ है। अभी आप गिन लें तो कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, गिना जाए तो भाई 32 8 40 18 2 20 40 तो 20 60 हो गया। ये 18 2 20 20 20 मतलब हो जाएगा 40 40 40 80 80 इलेक्ट्रॉन हो चुके। अभी 6 इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है और वो 6 इलेक्ट्रॉन ये बाहर सबसे बाहरी कोष में भर जाएंगे जो कि इसको 8 बना देंगे। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने पूरे इलेक्ट्रॉनों को भर लिया। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18, चौथे कोष में 32, पांचवें कोष में 18 और छठे कोष में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और कक्षों की संख्या कितनी है 6। 8 और 6 करके कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, चौथा विकल्प दिखाई दे रहा है 8 और 6 करके। तो ये चौथा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, ये रहा इस प्रश्न का उत्तर, बहुत ही आसान। हालांकि ये भरने के लिए आपको सभी के मॉडल को पढ़ना होगा, बार बार से इसको रिपीट करना होगा, तब जाके आप भरने में बहुत आसानी से सक्षम हो पाएंगे। फिलहाल बात करेंगे क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्रोमी यहाँ पे दिया गया है पूरा। देखिए बाहरी कोष में ये 14 जो भरा गया है तो ये भर ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये नहीं भर सकते हो। ये 2 भर जाने के बाद ये जो 10 भरा गया ना, ये 2 भरने के बाद भर पाता है, ऐसे नहीं भरता है। ठीक है, ये इस प्रकार से तो भरता ही नहीं है। ये 2 भर के 2 भर के 12 हो जाए, ये कुछ लग रहा है। और ये अपवाद की स्थिति में एक उसमें से खींच लेगा और 13 हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि क्या होता है स्थिति। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं 24 का। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भर गया अपना पूरा 20 ठो। अभी 4 बचे हैं। 4 को भरने के लिए 18 में ये 4 जोड़ देते हैं तो ये 8 में 4 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है। तो हमारा ये जो तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन बात ये होती है कि जो क्रोमियम होता है वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये एक छोटा सा अपवाद है। ये 2 से 1 खींच करके इसको 1 कर देता है और अपना 13 हो जाता है। इसका तीसरा कोष 13 हो जाता है। तो इस वजह से ये आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपवाद है, यही आपको याद रखना होगा कि ये एक अपवाद है। तो बात खत्म हो गई। अगले वाले निम्नलिखित में कहा गया है समस्थानिक तत्व हैं। समस्थानिक तत्व का मतलब होता है कि ऐसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे पहले वाले विकल्प की बात करें, पहले वाले विकल्प में समस्थानिक होना है तो परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। परमाणु क्रमांक समान होने के लिए प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। पहले विकल्प में 8 प्रोटॉन 2 तत्वों में दिखाई दे रहा है। दूसरे विकल्प में आ जाएंगे 18 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन अलग अलग है। तीसरे विकल्प में 12 प्रोटॉन और 13 प्रोटॉन। चौथे विकल्प में 20 प्रोटॉन और 19 प्रोटॉन। इस प्रकार आप देख रहे हैं पहले वाले विकल्प में प्रोटॉनों की संख्या समान है, यानी परमाणु क्रमांक अपना समान है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यही लोग समस्थानिक हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान वाले हैं। तो ये पहला विकल्प आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये पहला वाला विकल्प एकदम सही होगा। तो इस प्रकार से आपने इस बातों को पूरी तरीके से समझ लिया। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसी में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 29 यही देखिए और इसके संभारिक का मतलब होता है इसका परमाणु भार समान होना। परमाणु भार तभी समान होगा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल बराबर हो जाए। परमाणु भार तभी बराबर होता है। परमाणु भार बराबर क्या, एटॉमिक वेट कहाँ से निकलता है, वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से निकलता है। अगर इनका 2 लोगों का एटॉमिक वेट बराबर है तब वो समस्थानिक कहलाएंगे। अब यहाँ पे हमको इनको जोड़ करके देखना होगा। अब ये 8 8 16 होता है, 8 9 16 होता नहीं, 17 होता है, तो ये नहीं होगा। 18 18 36, 17 18 36 होता ही नहीं, ये नहीं होगा। 12 13 25 होता है, 13 12 25 होता है, यानी कि ये होगा। तीसरा वाला विकल्प सही है। 20 20 40 होता है, 19 20 40 नहीं होता है और कम रह जाता है। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा सही है। आपको चीजों को समझना होगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं। संभारिक यानी जिसका परमाणु भार बराबर हो और समस्थानिक यानी जिनका परमाणु क्रमांक बराबर हो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प है। तीसरा युग्म जो दिया गया है यही हमारा सही जवाब है। अगला जो प्रश्न कह रहे हैं परमाणु नाभिक का व्यास क्या होता है। परमाणु नाभिक का व्यास 10⁻⁻12 होता है। बहुत सिंपल सा, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल, बहुत सरल। ठीक है, परमाणु नाभिक का व्यास 10⁻⁻12।
व्यास 12, व्यास 12, व्यास 12 -12, ठीक है, ये हो गया। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम, ट्राइटियम मतलब 3 वाला, में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। भैया देखो ट्राइटियम है मतलब 3 वाला, 3 वाला क्या, 3 वाला परमाणु भार। देखिए 3 तो अपने होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। तो पहला प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, तीसरा ट्राइटियम होता है। ट्राइटियम यानी परमाणु भार 3, परमाणु भार 3 है तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल 3 कितना हो जाएगा 3। प्रोटॉन तो हाइड्रोजन में इकट्ठे होते हैं, एक जाके 3 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। तो ट्राइटियम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो कितनी होती है, 2 होती है। बहुत सिंपल सा काम। समस्थानिकों में होते हैं, समस्थानिक के बारे में भी बताया जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और समस्थानिक कहलाते हैं। और उसी में हमने बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो समान प्रोटॉन आपको पाए जाते हैं समस्थानिकों में। क्या पाए जाते हैं, समान प्रोटॉन पाए जाते हैं। दूसरा वाला विकल्प अपना सही है। अगला वाला प्रश्न है क्लोरीन गैस के परमाणुओं के 2 भिन्न द्रव्यमान हैं। क्लोरीन गैस के परमाणुओं के, क्लोरीन गैस के परमाणुओं के क्या क्या द्रव्यमान है, 3 भिन्न, 4 भिन्न, क्या क्या है, ऐसा हमें बताना है। तो भैया यहाँ पे 2 भिन्न द्रव्यमान हैं और वो द्रव्यमान जो है वो एक तो 35 हो गया, दूसरा 37 है। ये 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमान हैं जो क्लोरीन गैस के परमाणुओं के होते हैं। अगला चलते हैं, कहा गया है 6C14 में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिखा जाए जैसे ये 6C14 लिखा गया है, तो भैया देखो जो परमाणु भार होता है वो ऊपर लिखा जाता है, वजन भार। कोई भी व्यक्ति है वो भार लेके कहाँ पे चलेगा, पैर में बांध के चलेगा कि सिर पे लेके चलेगा, भार को सिर पे उठा के लेके चलता है। इसी प्रकार से कार्बन या फिर किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है ऊपर लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों याद करने को कहा जाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक के बराबर है। तो ऐसे स्थिति में जो 6 दिखाई दे रहा है वो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। और 6 कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, इन दोनों विकल्प में दिखाई दे रहा है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या का हमको ज्ञात करनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कहाँ से ज्ञात करेंगे। देखिए 6 तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये न्यूट्रॉनों की संख्या की गिनती की जगह पे आ गया, इस वजह से हमने इसको नहीं लिया, तो वो हमने गलत माना है। ठीक है, हमारा यही केवल सही हो सकता है, इन दोनों में कोई एक सही हो सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे, अब न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार 14 में से न्यूट्रॉनों की संख्या 6 को घटा दीजिए। 14 में 6 घटाने में कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और एग्जैक्टली जो 14 लिखा गया है इस प्रकार से दूसरा विकल्प भी गलत है, आपको 8 और 6 मिल जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या 8 मिल जाएगी, प्रोटॉन की संख्या आपको मिल जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हल्के हाइड्रोजन और भारी हाइड्रोजन है क्या, मतलब क्या है। तो हल्की हाइड्रोजन और भारी हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। परमाणु क्रमांक इनका समान है और जो परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न है, इसी वजह से ये लोग इनके समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिससे D2O भारी जल प्राप्त होता है, वो भी इसका समस्थानिक है, ड्यूटेरियम। अगले वाले प्रश्न में बात करेंगे, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु भार 24 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, Mg++। Mg मैग्नीशियम को ही कहा जाता है, यहाँ पे प्लस का सिंबल भी हम बताते हैं। परमाणु क्रमांक 12 दिया गया है, परमाणु क्रमांक 12 जो दिया गया है वही इसकी इलेक्ट्रॉनों की ओरिजिनल संख्या है। लेकिन जब प्लस दिया गया है, प्लस तभी होगा जब देखिए भैया परमाणु होता है, परमाणु को नाभिक है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या हो जाता है कि भाई जब तक इलेक्ट्रॉन सब कुछ निश्चित है तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ऐसी स्थिति में परमाणु होते हैं उदासीन, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉनों की संख्या अपने आप ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और ऐसी स्थिति में ये जो हमारा परमाणु है वो धनायन मतलब धनावेशित हो जाता है या फिर आयन कहलाता है। और अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 1 प्लस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 प्लस बन जाएगा। तो Mg के पास जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले तो 12 थी, लेकिन अभी 2 निकल गए हैं तो 10 बच गई है। कौन सा विकल्प है, तीसरा वाला सही है। यही इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर आ जाते हैं, 2 और आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर 2 माइनस लगाना पड़ता है, तो जिससे हम गिन लेते हैं कि यहाँ पे परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है। बहुत ही सिंपल सा काम था, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं। तो वहाँ पे भी माइनस वाला चार्ज आ गया है, तो उसको भी समझते हैं
कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार 32 है। यहाँ पे सल्फर माइनस S माइनस माइनस में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करती, वो कितना भी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमाणु क्रमांक अगर 16 है तो प्रोटॉनों की संख्या 16 ही होगी। और यहाँ पे देखेंगे बाकी सारे तीनों विकल्प में सही है, तो तीसरा वाला विकल्प वैसे ही गलत हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे S माइनस माइनस की। अगर 2 ठो माइनस लग गया है तो इसके मतलब है इसके ऊपर 2 ठो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 16 थी, अभी 2 ठो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगी। 18 और 16 इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, प्रोटॉन की संख्या 16 है। तो 18 और 16 करके कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, केवल चौथा विकल्प दिखाई दे रहा है, यही अपना सही जवाब है। कहा गया है कि तत्व A Z बराबर 13 यानी परमाणु क्रमांक बराबर 13, B Z बराबर 8 यानी कि परमाणु क्रमांक है 8 के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा। यानी कि हमको यहाँ पे ये चारों विकल्पों में से एक ही भरना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सिंपल से पहले प्रोसेस उठाएंगे, यानी कि परमाणु क्रमांक 13 को पकड़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और कहेंगे कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके। तो 2, 8 और 3 करके 13 हो गया, यानी बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोग करने की क्षमता इसकी संयोजकता कितनी है 3 है। और यहाँ पे ये +3 है क्योंकि मतलब दे देगा, ठीक। और दूसरे वाले में जहाँ पे 8 है तो वहाँ 2,6 हो जाएगी, यानी कि 2,6 होने का मतलब है कि अरे भाई बैक हो जा, 8 की बात कर रहे हैं, 2,6 की बात कर रहे हैं। तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन तो वो सीधे सीधे दे नहीं पाएंगे, पर 2 इलेक्ट्रॉन करके ग्रहण करके ये अष्टक पूरा कर सकती है। तो 8 में से 6 घटाने पर क्या मिल गया 2, ये हो गई इसकी संयोजकता। अब पहला तत्व A था, दूसरा तत्व B है। अगर ये संयोग करेंगे तो तिरछा, इनकी जो संयोजकताएं होती हैं वो तिरछा गुणा करके नीचे लग जाती हैं। A के नीचे लगेगा 2, B के नीचे लगेगा 3, और ऐसा करके करने वाला केवल दूसरा विकल्प है, जहाँ पे A के नीचे 2 लिखा है, B के नीचे 3 लगा है, और ये दूसरा विकल्प ही हमारा सही होगा, जो इसके संयोग से बनेगा यौगिक, और इस प्रकार से हमारा ये विकल्प सही हो जाता है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं कि तत्व A दिया गया है, Z बराबर 36 दिया गया है, और इसका अणुसूत्र क्या होगा। अणुसूत्र मतलब A ही तत्व जो है वो संयोग करके कितने तत्वों को संयोग करके अपना ये बना पाएगा। तो पहले 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 2, 8, 8, 2, ये 20 हो गया, ठीक है। कितना भैया 2, कितना 2, 8, 8, 2 हो गया, 20 हो गया। अच्छा 2 ठी भर जाने के बाद इसमें आ जाएंगे 10 ठो, तो ये हो जाएगा 30, यानी 18 हो गया, 30 हो गया। और 30 हो जाने के बाद भी 6 ठी और भरना है, तो 6 ठो यहाँ पे लाके भर दो, ठीक है। 6 ठो यहाँ पे लाके भर दो, तो ये हो जाएगा कितना 8। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 हो गए। जब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तब इसमें संयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अक्रिय गैस हो जाएगी। कहेगा कि हम संयोग काहे करें, हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरा है, तो इसमें संयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब ये संयोग नहीं करेगा तो अकेला ही रह सकता है, अकेला रह सकता है, यानी कि ये अकेला इसका अणुसूत्र होगा, ठीक है। बात को हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, विन्यास करने के बाद बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाया, कहाँ की अष्टक बना रहा है ये। इसको और भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, न देना है न लेना है, क्योंकि ये इसका अष्टक बन ही चुका है। तो ऐसे में ये अकेला रहेगा, और यहाँ पे पहला वाला विकल्प जो दिखाई दे रहा है वही सही हो जाएगा कि इसमें मतलब इसका अणुसूत्र A अकेले होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न में 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से किसी एक तत्व के समान संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, ये हमको बताना है। बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, समान संयोजकता 2 होने का मतलब यही होता है। तो अगर हम देखें तो 13 में 2, 8, 8 और बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन ना रख करके 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो भैया 2, 8 और 3 हो जाएगा। 3 ना होकर के पहले तो 2 ही जाएगा, 2 और 3 मतलब 3 ही होना है, क्योंकि उससे पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन तो आने वाला नहीं है। इसमें 2, 8 और 4 हो जाएगा, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। यहाँ पे 18 वाले में 2, 8, 18 हो जाएगा। 16 वाले में 2, 8 और 6 हो जाएगा। 16 वाले का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है 2,
8 और 6 हो रहा है। बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बस अष्टक पूरा करने के लिए। इसके लिए इसकी समान संयोजकता 2 हो रही है, किसकी? तीसरे वाले विकल्प की, जहाँ पे 16 है परमाणु क्रमांक। 41 नंबर का जो अपना सही होना सही है वो कौन सा परमाणु क्रमांक, मतलब कौन सा विकल्प सही है? यही वाला सही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 कोष वाले परमाणु का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 कोष है जिसमें उसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? पहले कोष में 8 2 भरोगे, फिर 8 भरोगे, फिर 8 भरोगे, फिर 2 भरोगे। ये तो न्यूनतम वाली संख्या, ठीक है। तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद अगले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद फिर जो आगे के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भरेंगे 8 में 10, तीसरे में 10 तक भरेंगे। इसमें भर जाने के बाद फिर ये 8 तक भरेगा, यानी कि मैक्सिमम संख्या तक पहुंच चुका है। जब यहाँ पे मतलब ये 8 तक भर जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, 8 तक भर जाएगा। उसके बाद अगले कोष में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 4 ही कोष रखना है, तो 4 कोष रखने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन पर्याप्त है। तो यहाँ पे हो गया ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? यहाँ पे 2 8 10 हो गया, 8 8 16, 16 10 26, 10 36, यानी चौथा वाला विकल्प अगर हमारा हो रहा है, ठीक है, वो हमारा सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, तो हो गए अपने पास 36 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। है कि परमाणु भार का आधुनिक मात्रक क्या है? आधुनिक मात्रक यानी किसके सापेक्ष तुलना करके हम किसी के परमाणु भार को नापते हैं। तो इसके लिए जो सही विकल्प है वो तीसरा विकल्प है, कार्बन 12। कार्बन 12 का जो भी परमाणु भार होता है उससे तुलना करके हम किसी भी तत्व का परमाणु भार नापते हैं, यही इसका मात्रक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का बाह्य कक्षा 4s2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये हमको बताना है। तो सिंपल सा तरीका है भैया, देखिए चौथे कोष तक पहुंचेगा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 भरा, फिर 8 भरा गया और ये 2 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया है 20। तो 20 वाला तत्व कौन सा दिखाई दे रहा है? पहला वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। बाहरी देखिए सबसे बाहरी कोष चौथा कोष है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो यहाँ पे 20 हमारा मतलब 20 परमाणु क्रमांक या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि परमाणु क्रमांक 1 के तत्व ए तथा परमाणु क्रमांक 17 के तत्व बी का यौगिक सूत्र क्या होगा? परमाणु क्रमांक 1 है, बाहरी कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझेंगे कि हमारे पास जो ए तत्व है उसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। और परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8, ठीक है, और 7 हो जाएगा। 2 8 7, इसकी संयोजकता कितनी हो जा रही है? बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 संयोजकता नहीं होती है, 8 में से 7 को घटाना पड़ेगा, तो हमको हमारी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो जो बी वाला तत्व है उसकी भी संयोजकता 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साथ जब बनाएंगे तो 1 1 रखना है। तो चौथा वाला विकल्प सही होगा भैया। यहाँ पे ए बी जो यौगिक सूत्र बनेगा वो ए बी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा वाला विकल्प सही हो गया। इसकी संयोजकता के आधार पर हम यहाँ पे बड़े आराम से काउंटिंग करते हैं। ए जो तत्व था उसकी संयोजकता 1 थी, बी जो तत्व था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया तो बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 संयोजकता हो नहीं सकती है, उसको 8 में से घटा करके रखना होगा, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B1 लिखा नहीं जाएगा, उसके साथ 1 न लिख करके केवल चौथा विकल्प अपना सही कर लेंगे। अगला वाला प्रश्न में हम चलेंगे। अगला वाला प्रश्न हमको दिखाता है परमाणु क्रमांक 11 और 15 वाले इसका यौगिक बनाते हैं। परमाणु क्रमांक 11 है तो 2 8, देखिए 2 फिर 8 फिर 1 हो जाएगा, यानी बाहरी कोष में कितना हो जा रहा है? 1। तो यहाँ पे 1 की संयोजकता 1 हो जाएगी। बी के 15 हो रहा है, बी को यहाँ पे रखते हैं तो 2 8 और 5 हो जाएगा। जब भी संयोजकता 5 से ज्यादा होती है तो उसको 8 में से बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब बाहरी कोष में जो 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उसको 8 में से घटा लेते हैं। 8 में से घटाने पर कितना मिल जाएगी? बी की संयोजकता 3 मिल जाएगी। तिरछा गुणा कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि A3 और B1 बनेगा। A3 B1 कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? तीसरा विकल्प हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये तीसरा विकल्प हमारा सही हो गया। इसी प्रकार से हम सभी चीजों को निकालेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका रहने वाला है। अगला कहा गया है कि H2O में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? H2O में प्रोटॉनों की संख्या का मतलब है हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन, इन सभी में प्रोटॉनों की संख्या हमको निकालनी है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो एक ही एक रहती है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इसके प्रोटॉन हो गए, प्लस अपना ऑक्सीजन जो होता है परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, वो होता है 8, ठीक है 8 होता है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहने वाली है, 8, ठीक है 8 रहने वाली है। तो 8 2 10 हो जाएगा टोटल, ये तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न है, कहा गया है कि एक अम्ल के माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन MnSO4 में होता है। इस प्रक्रिया में मैंगनीज Mn परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 2, 4 और 5 दिए गए हैं। अब बता दें कि जो मैंगनीज होता है, SO4 का जो अपना संयोजकता होती है वो होती है -2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो मैंगनीज भी 2 इलेक्ट्रॉन दे पाता है और बाहरी कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे उत्तर 5 ये दिए रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है मैंगनीज। और एक सिंपल साधारण सी बात होती है कि 5 इलेक्ट्रॉन कभी कोई ग्रहण नहीं करता है। सहसंयोजक बंध बनाते हैं, नॉर्मली सहसंयोजक बंध MnSO4 बना नहीं पाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का दान ही किया जाएगा। ग्रहण करने की बात जो आ रही है वो थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, तो चौथा विकल्प इन्होंने सही माना है, हम मानते हैं। यहाँ पे दूसरा विकल्प थोड़ा सा मुश्किल है, पर चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का हल तो मिला नहीं है, बट कभी किसी रोज़ मिल जाएगा तो आपको ज़रूर हम बता देंगे। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है कैल्शियम तथा आर्गन का परमाणु भार 40 है, दोनों का परमाणु भार 40 है, तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, आइसोटोप और आइसोबार, ठीक है। आइसोबार जो है परमाणु भार और बार एक जैसे उच्चारित होते हैं, तो आइसोबार का मतलब होता है समभारिक, ठीक है, जिनका परमाणु भार समान हो। आइसोटोप जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, तो इनका परमाणु भार सेम है, तो इनको आइसोबार कहा जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो K, L और M, N ऐसे कोष होते हैं। K में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसमें केवल S उपकोष होता है, और L में तो जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2,6 जाता है, तो S और P दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 उपकोष होते हैं, L कोष में 2 उपकोष होते हैं। इसी से संबंधित है परमाणु, किसी परमाणु में M कोष में अधिकतम उपकोष कितने हो सकते हैं, तो KLM, M में जाएंगे, देखिए पहले में 2 भर गया, दूसरे में 8 भर गया, तीसरे में 18 मैक्सिमम भर सकते हैं। तो SPD, ठीक है, SPD 3 उपकोषों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कह रहे हैं कि एक द्विधनात्मक धातु M++ यानी M2+, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है, ठीक है, 2, 8, 14। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2, 8, 10 और 14 जोड़ने पर 24 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2+ लगने का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकले थे, अगर इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ 26। ये 26 क्या हो गया, इसके मूल रूप में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसका परमाणु भार 56 दिया गया, तो न्यूक्लियस में इसके न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए। देखिए न्यूक्लियस में जो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है वो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। पहले प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, मूल रूप से जो रहे होंगे। तो इस वजह से ये जो +2 दिया गया, इस वजह से हमने इसमें, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 24 ही हो रहे थे, हमने 2 जोड़ दिया ताकि इसका मूल रूप से जितने परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन थे वो पता चल जाए, और यही होगा इसके प्रोटॉनों की संख्या 26। तो 56 में से 26 को जब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 30 मिल जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, इसके न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, पहला विकल्प सही हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रश्न को इस प्रकार से किया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार 39 है और इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 1 अधिक है, तो इसके परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालिए। इस प्रश्न को तो हम विकल्पों के जरिए भी कर सकते हैं। देखिए, हमसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में पूछ रहा था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे दिए गए, हमको पता है कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो पहला वाले विकल्प में
पहला और आखिरी देखिए 19 बराबर दिया है, दूसरे वाले विकल्प में 20 और 20 बराबर दिया गया है। चौथा विकल्प कट गया, तीसरा विकल्प कट गया, क्योंकि यहाँ पे किनारे किनारे वाली गिनतियां बराबर नहीं दिखी हैं। इस तरीके से ये हो गया। अब हमको ये समझना है कि नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों से ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। अगर हम दूसरा विकल्प उठाते हैं तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई बीच में 19 है और वो प्रोटॉनों की संख्या से कम पड़ रही है, तो दूसरा विकल्प गलत हो गया। केवल पहला वाला विकल्प सही है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है और प्रोटॉनों की संख्या 19 है, तो एक न्यूट्रॉन एक ज्यादा हो गया और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 19, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न को करेंगे। अब क्या करते हैं भैया, एक ही तत्व के आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में क्या होता है समान, ये हमको बताना है। तो आइसोटोप और आइसोबार के बारे में हमने आपको बताया था। आइसोबार मतलब भार, बार मतलब भार, तो आइसोटोप मतलब परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक अगर किसी का समान है तो वो आइसोटोप कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या तो नहीं रखना है और द्रव्यमान भी नहीं रखना है। पहले और दूसरे विकल्प में दोनों में से एक ही सही होगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा से दोनों एक साथ दे दिए गए हैं, लेकिन हम जब आप पेपर देंगे तब इसमें ऐसा समान नहीं दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सही माना गया है, लेकिन हम प्रोटॉनों की संख्या को ज्यादा सही मानते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित होता है या फिर निर्भर करता है। तो इसमें ज्यादा कुछ समस्या की जरूरत नहीं है, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर रहती है, हम प्रोटॉनों की संख्या को ज्यादा अहमियत देंगे, ये हमारा विचार है। आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी अहमियत दे सकते हैं। तो जब भी आपके पास एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो ऐसा नहीं दिया जाएगा, वो साफ सुथरा दिया जाएगा। फिलहाल आगे बात करते हैं आइसोटोप्स के परमाणु भारों में के अंतर का कारण क्या है, उसके परमाणु भार में अंतर क्यों होता है। तो भैया जो परमाणु भार होता है वो निर्भर करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगा रहे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता परमाणु भार से। तो जो भी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक है, उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उनकी प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, वो समान रहती है, यानी परमाणु क्रमांक समान रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। तो प्रोटॉनों की संख्या समान है, बस उनका न्यूट्रॉनों की संख्या ही चेंज होगी, जिसकी वजह से तो उनका भार अलग अलग है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने की वजह से वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब भैया देखिए, समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक समान होना। परमाणु क्रमांक समान कब होगा, जब जब प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या समान रखनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या को चेंज करना है, तभी हम भार को चेंज कर पाएंगे। तो चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो गया। अगले वाले प्रश्न पे चलेंगे। तो नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में का अणु भार 30 है, इस यौगिक में के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ये अणु भार अगर 30 दिया गया तो इसका आधा इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें 15 हो जाएगी। ऐसा आप सामान्य तौर पे एक निश्चित तौर पे आराम से कर सकते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, तभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ऑक्सीजन का होता है 18, तो 8 होता है। 8 7 15, 15 का दोनों करेंगे तो अपना 30 मिलेगा परमाणु अणु भार। तो यही हो गया भाई NO नाइट्रस ऑक्साइड जो दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीजन का 16, 17, फिर एक 18 होता है, तो 3 समस्थानिक होते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बात करेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 17। तो यहाँ पे 2 8 7 हो जाएगा, आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो रहा है, ठीक है, 2 8 7, ठीक। अगले वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। कहा गया 21 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, ये वाला दूसरा वाला भी, पहला वाला विकल्प तो गलत है, 11 ऐसे रखा नहीं जाता है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला विकल्प भी गलत है, क्योंकि 2 8 10 2 8 8 2 हो गया, और एक आगे जाने के बजाय पीछे 8 में जुड़ जाता है। ये चौथा वाला विकल्प जो दिखाई दे रहा है 2 8 9 2 जो बन गया है, यही वाला अपना विकल्प सही है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन हो भी नहीं पाने हैं, इससे पहले कि ये तीसरा वाला कोष भरना चाहिए। तो चौथा वाला विकल्प अपना सही है।
60 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि किसी तत्व का परमाणु भार 23 है, परमाणु क्रमांक 11 है। परमाणु भार 23 है, परमाणु क्रमांक 11 है। इसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए। प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो 11 ही रहेगी। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प गलत, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, हमारा दूसरा वाला के लिए सही हो रहा है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी, तो 23 में 11 को बढ़ा दीजिए, 12 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको दूसरा वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि किस वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर ही अल्फा कणों की बमबारी की थी। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ज़्यादातर भाग क्या कहते हैं कि पार हो जाते हैं, और मतलब कि उसका जो समस्त भार है किसी नाभिक में दबा हुआ है। तो रदरफोर्ड ने ही तेज नाभिक के बारे में बताया था, तो रदरफोर्ड अपना सही जवाब होगा। अगला है परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक कैसा होता है। तो परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण होते हैं और उदासीन कण होते हैं, तो वो नाभिक को केवल धनावेशित आप मान सकते हैं। परमाणु के बारे में जब कहा जाए पूरा परमाणु, तो वो उदासीन होता है। ठीक है, पूरा परमाणु उदासीन होता है। नाभिक कैसा होता है, वो धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं ना, तो ये धनावेशित होता है। ठीक है, ये वाला अपना प्रश्न उत्तर सही रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितने भाग के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही है। 1/1845 जो दिखाई दे रहा है, 1/1845 यह भाग इसके बराबर होता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दे दिया गया है तो पढ़ लेते हैं। अगला वाला क्या है क्वेश्चन में कहा गया उदासीन परमाणु तब धनायन होता है जब उसमें से क्या निकलता है। धनायन तब बनेगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा घूमते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो धनायन हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋणायन हो गया। तो चौथा वाला विकल्प अपना सही है। अगला वाला प्रश्न कहा गया है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कार्बन के भैया परमाणु क्रमांक होता है 6, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गई। ऑक्सीजन को होता है 8, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो 8 तो नहीं है, 16 हो गए। 16 + 6 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 16 × 6 22 हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो रहा है, चौथा वाला विकल्प सही हो रहा है। चौथा वाला विकल्प यहाँ पे CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई है। आगे बात करेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के नहीं, प्रोटॉन के नहीं, न्यूट्रॉन के नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होती है। तो चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो गया है। और 67 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूलक कण नहीं है। फिर भी परमाणु का मूल कण नहीं है। तो अल्फा कण मूल कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, प्रोटॉन भी होता है। तो अल्फा कण जो दिखाई दे रहा है यही अपना इसका मूलक कण नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। नीचे आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है। यहाँ पे कुछ आंसर्स में थोड़ा सा मिसप्रिंट सा है, ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। खैर, और कुछ जगहों पे थोड़ी सी गलतियां भी हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न समाप्त हुआ।